आज के इस वीडियो में हम प्रकाश से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश के बारे में तो हमने समझा था, क्या बताया था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा करती क्या है, किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है, क्या कह सकते हैं हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिसकी सहायता से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। परंतु प्रकाश के बारे में हमने जितनी सरलता से उसको पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है, तो प्रकाश की खोज करने में इतना कम समय नहीं लगा था। प्रकाश को समझने में, उसको विस्तृत रूप से समझाने में बहुत समय लगा। पहले प्रकाश के बारे में कई अवधारणाएं चलती थीं, तो इन्हीं अवधारणाओं में से एक अवधारणा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अर्थात प्रकाश को उन्होंने ऊर्जा के साथ साथ एक तरंग माना है। तो आज प्रकाश के तरंग सिद्धांत के विषय में हम बात करेंगे और यहाँ पर हम जो पहला टॉपिक हम देखते हैं वो है प्रकाश की प्रकृति। क्योंकि प्रकाश के विषय में विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमें उसका नेचर, उसकी प्रकृति पता होना आवश्यक है। अगर हम प्रकाश की प्रकृति जान पाएंगे तभी हम उसको विस्तृत रूप से अध्ययन भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो एक सबसे बढ़िया नेचर है, सबसे सरल नेचर है प्रकाश का कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है और ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रकाश के विषय में। दूसरा पॉइंट जो है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का अर्थ समझते हैं, ऐसा स्थान जहाँ पर वायु ना हो। वैसे तो हमने ध्वनि के बारे में सुना है कि अगर हम चंद्रमा पर जाएं और बातें करें तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बातों को नहीं सुन सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, निर्वात है वहाँ पर, और जब वहाँ निर्वात है तो ध्वनि जो है वो निर्वात में चल नहीं सकती। परंतु प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो निर्वात में भी चल सकती है और यही कारण है कि प्रकाश सूर्य से चलकर हम तक पहुँचता है और सूर्य से चलकर हम तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय प्रकाश को लगता है एवरेज, और निर्वात में चलता है तभी हम तक पहुँचता है। अगर प्रकाश निर्वात में नहीं चल पाता होता तो हम तक यहाँ पृथ्वी तक सूर्य से चलकर नहीं पहुँचता। तीसरा टॉपिक है प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन होता है। ये चीज़ें तो हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ी थी कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन अपवर्तन तो हम समझते हैं किसी प्रकाश की किसी किरण का चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और दूसरा क्या था, अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या था, किसी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, किसी एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में चले जाना क्या कहलाता था, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये भी प्रकाश का ही एक गुण है। अगर कोई किरण प्रकाश है तो उसमें परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। तीसरी जो घटना थी ये भी हम पढ़ चुके हैं, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। अगर कोई प्रकाश श्वेत किरण का है, श्वेत किरण, अगर कोई प्रकाश की श्वेत किरण है तो उसमें वर्ण विक्षेपण अवश्य होगा। अर्थात प्रकाश जब किसी माध्यम से होकर गुजरेगा तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, अलग अलग। वर्ण विक्षेपण में पढ़ा था कि प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने रंगों में टूट जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये भी प्रकाश का एक गुण है। अगर प्रकाश किसी माध्यम से गुजरेगा और माध्यम प्रिज्म की तरह है तो उसका अपने रंगों में विच्छेदन हो जाएगा और ये प्रकाश का भी एक गुण है। प्रकाश में विवर्तन होता है। अब ये जो 3 पॉइंट हैं ये हमने पढ़े नहीं हैं अभी, मगर हाँ ये जो 3 पॉइंट है आपकी इंटर क्लास के लिए आगे एक एक चैप्टर बन जाएंगे। ये पूरे एक चैप्टर हैं। प्रकाश का विवर्तन एक चैप्टर है, व्यतिकरण भी चैप्टर है, ध्रुवण भी चैप्टर है और प्रकाश का वैद्युत प्रभाव ये भी एक चैप्टर है। और ये जो चारों चैप्टर हैं ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं और अधिकतर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे इन 4 चीज़ों के बारे में, इनको यहाँ पर बेसिकली समझेंगे प्रकाश के गुण के लिए, क्योंकि इन गुणों को समझना हमारे लिए आवश्यक है। और आगे ये चारों आपको चैप्टर मिलेंगे और ये चारों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अधिकतर इनसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो पहला 5वां गुण जो है, प्रकाश में विवर्तन होता है। वि और वर्तन, वर्तन का मतलब होता है किसी जगह पर मुड़ जाना। तो जब प्रकाश माध्यम में चलता है तो अपने मार्ग में पड़ने वाले किसी अवरोध से, किनारे से अगर टकराएगा तो विचलित होकर किसी दूसरे एंगल पर मुड़ जाएगा और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन।
प्रकाश का अपने मार्ग में पड़ने वाले अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर पड़कर मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये पूरा एक चैप्टर है आपका, अभी आगे इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। 6th पॉइंट है प्रकाश में व्यतिकरण होता है। तो अगर हमने फर्स्ट ईयर क्लास पढ़ी है तो वहाँ पर हमने ध्वनि में व्यतिकरण पढ़ा था। तो जैसे ध्वनि में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में भी व्यतिकरण होता है, क्योंकि प्रकाश को हमने यहाँ क्या मान लिया है, तरंग, और ध्वनि क्या होती हैं, तरंगे होती हैं। तो जब ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण होता है तो अगर प्रकाश है वो तरंग है तो उसमें भी व्यतिकरण होना स्वाभाविक है। ध्वनि में भी विवर्तन होता है तो अगर प्रकाश है तो प्रकाश में भी विवर्तन होना स्वाभाविक है, क्योंकि ध्वनि तरंग है और प्रकाश को हमने इस बार क्या माना है, तरंग माना है। तो अगर ध्वनि में विवर्तन हो रहा है तो प्रकाश में भी विवर्तन होगा, अगर ध्वनि में व्यतिकरण हो रहा है तो प्रकाश में भी व्यतिकरण होगा। तो व्यतिकरण क्या था, जब किसी माध्यम में दो तरंगे चलती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं तो तरंगों में किसी बिंदु पर उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, और किन्हीं किन्हीं बिंदुओं पर उनकी तीव्रता घटकर शून्य सी हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। तो प्रकाश द्वारा माध्यम में चलने के पश्चात माध्यम में किन्हीं दो तरंगों के मिलने के पश्चात किसी बिंदु पर तरंग की तीव्रता का शून्य हो जाना या न्यूनतम हो जाना और किन्हीं किन्हीं बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता का अधिकतम हो जाना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। जो 7th टॉपिक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये आपको ध्वनि में नहीं मिला होगा। प्रकाश में ध्रुवण होता है। तो देखा गया था प्रकाश में कि प्रकाश के जो कण हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हैं, मगर अगर प्रकाश की किरण को किसी टूरमैलीन क्रिस्टल से होकर गुजारें तो क्या होता है, सभी दिशाओं के कंपन इस टूरमैलीन क्रिस्टल को क्रॉस नहीं करते। टूरमैलीन क्रिस्टल से गुजरने के पश्चात प्रकाश की किरण के कंपन किसी एक निश्चित दिशा में ही रह जाते हैं। सभी दिशाओं में पहले क्रिस्टल थे, जब ये टूरमैलीन क्रिस्टल से होकर गुजरी तो इनके जो कंपन थे वो एक दिशिक हो गए, किसी एक दिशा में ही रह गए। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। साधारण प्रकाश को किसी एक दिशिक कंपन वाले प्रकाश में बदलने की घटना को ध्रुवण कहते हैं, और यह ध्रुवण भी जो है प्रकाश का एक नेचर होता है। और 8वां पॉइंट है प्रकाश धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। तो ये भी इसका नया पॉइंट है, ध्वनि में ये गुण नहीं पाया जाता था। अगर प्रकाश को हम किसी पृष्ठ पर आपतित कराएं एक उचित तीव्रता का, ये उचित तीव्रता हम चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर जनरली पढ़ लेते हैं। अगर एक उचित तीव्रता का प्रकाश जितनी उस धातु के लिए आवश्यक हो, उचित तीव्रता का प्रकाश हम किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित करेंगे तो ये प्रकाश क्या करेगा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेगा, और इस घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और यही यह गुण है प्रकाश का कि प्रकाश धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर लेता है। तो ये कुछ गुण है जो प्रकाश में होने चाहिए, वो प्रकाश कैसा भी हो, ये तो प्रकाश के गुण देखे गए हैं। और यहाँ पर हमने माना क्या है कि प्रकाश जो है वो तरंग रूप में है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है ये प्रकाश की प्रकृति, मतलब आखिर प्रकाश में कौन कौन से गुण हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में। तो तरंग सिद्धांत से पहले जो बेसिक प्रिंसिपल था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले न्यूटन ने ही प्रकाश के विषय में अध्ययन किया और बताया जो प्रकाश है, प्रकाश एक ऊर्जा है और जो छोटे छोटे कणों के रूप में होती है, छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में होती है। और ये पार्टिकल है, इनका द्रव्यमान होता है कुछ, और ये पार्टिकल गति करते हुए जो होते हैं माध्यम में चलते हैं, गति करते हैं माध्यम में, और जब गति करते हैं तो अपने साथ गतिज ऊर्जा को ले जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश में ऊर्जा पाई जाती है। तो न्यूटन ने बताया था अपने अध्ययन के अनुसार कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। ये छोटे छोटे कण ही माध्यम में चलते हैं और चलते हुए अपने साथ गतिज ऊर्जा को ले जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश में ऊर्जा होती है। और इसी कणिका सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी कर दी थी। परंतु जो बाकी शेष गुण थे, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन,
इन गुणों की व्याख्या वो कणिका सिद्धांत के आधार पर नहीं कर पाए थे। उन्होंने ये बता दिया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कण है, माध्यम में चलते हैं, और माध्यम में चलते हैं तो अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाते हैं, और गतिज ऊर्जा ले जाते हैं, इसी कारण प्रकाश में ऊर्जा होती है। और इस कणिका सिद्धांत, कणों के आधार पर उन्होंने परावर्तन और अपवर्तन को स्पष्ट कर दिया कि कणों के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है। परंतु वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की व्याख्या वो कणिका सिद्धांत के आधार पर नहीं कर पाए थे, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया था। फिर क्या हुआ, फिर हाइगेन्स एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने 1675 ईस्वी के आसपास में यह कणिका सिद्धांत दिया था। जब कणिका सिद्धांत फेल हो गया तो इसके लगभग 3 वर्ष बाद, लगभग 3 वर्ष के बाद 1678 ईस्वी में 1678 ईस्वी में हाइगेन्स ने एक तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब तरंग सिद्धांत को समझने से पहले हम तरंगाग्र की बात कर लेते हैं। आखिर तरंगाग्र क्या होता है? तो अगर इस तरंग सिद्धांत का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या आएगा, तरंग धन अग्र। अतः किसी तरंग के आगे का भाग क्या बोला जाएगा, तरंगाग्र। ये तो बेसिक परिभाषा हो गई हमारी। अब इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात की जाए, जो मतलब परिभाषा लिखित रूप में है, तो क्या है, जब किसी माध्यम में कोई तरंग गति करती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था तरंग में, 9th में और 10th में ध्वनि जब लेशन पढ़ा है तो तरंग के बारे में हमने अध्ययन किया होगा। तो जब तरंग किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं, और कंपन करते हुए कणों में गुजरने वाला ऐसा पृष्ठ, कंपन करते हुए कणों से जाने वाला एक ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो हम उसे क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लिया ये है जो हमारे एक लाइन जैसी है, ये कोई कण है और हमने इसको छोटे से माध्यम में ले लिया, ये कोई छोटा सा माध्यम है और इसमें जो कण है ये कंपन कर रहे हैं, और कंपन हम इनको 2 पॉइंट से दिखाएंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ध्यान देंगे कि जो हम लाइनें खींच रहे हैं इन सभी कणों पर फोकस करना है। इसमें क्या है, कण या तो ऊपर की तरफ कंपन कर रहे हैं, या तो सभी कण नीचे की तरफ कंपन कर रहे हैं, या तो ऊपर की तरफ कंपन कर रहे हैं, या तो सभी नीचे की तरफ कंपन कर रहे हैं, या तो ऊपर की तरफ और या तो नीचे की तरफ। तो जितनी भी हमने लाइनें यहाँ से खींची हैं, ये तो एक सीधी रेखा में 2D फिगर है हमारा, तो यहाँ जितनी भी हमने लाइनें खींची हैं उन पर स्थित सभी कण क्या हैं, समान कला में हैं, या तो अपवर्ड वाइब्रेशन कर रहे हैं या तो डाउनवर्ड वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसा ही किसी माध्यम में जो कण कंपन कर रहे हैं उन कंपन करते हुए कणों से गुजरने वाला ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो, एक ही जैसी कंपन, एक वाइब्रेशन कर रहे हों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक तो समतल तरंगाग्र, दूसरा है आपका गोलीय तरंगाग्र, और तीसरा जो पोर्शन है वो आपका है बेलनाकार तरंगाग्र। तो इनको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। समतल तरंगाग्र क्या होता है, तो जब किसी माध्यम में प्रकाश गमन करता है, सबसे पहले गोली को देखते हैं, गोली को समझने के साथ साथ हम समतल तरंगाग्र समझेंगे। मान लिया कोई प्रकाश स्रोत है ऐसा है जो गोलीय है, तो इससे निकलने वाली प्रकाश तरंगे भी कैसी होंगी, गोलीय रूप में होंगी। तो किसी गोलीय स्रोत से निकलने वाला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। मगर इस गोलीय स्रोत से निकलने वाला तरंगाग्र जब बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेता है तो लगभग एक समतल रेखा जैसा रूप धारण कर लेता है। तो जब गोलीय तरंगाग्र से निकलने वाला प्रकाश अनंत दूरी तय कर लेता है तो यह गोलीय तरंगाग्र एक समतल तरंगाग्र में बदल जाता है। मान लिया कोई गोलीय तरंगाग्र स्रोत था, इससे ये गोल गोल तरंगाग्र निकले,
मगर जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई तो ये गोल तरंगाग्र एक सीधी रेखा का रूप धारण करने लगे, तब ये क्या हो जाएंगे, समतल तरंगाग्र कहलाएंगे। तो किसी गोली तरंगाग्र से निकलने वाला, किसी गोली प्रकाश स्रोत से निकलने वाला तरंगाग्र जब अनंत दूरी तय कर लेता है तो इसके पश्चात यह समतल पृष्ठ या समतल तरंगाग्र का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार बेलनाकार तरंगाग्र कब निकलेंगे, जब हम कोई प्रकाश का स्रोत ऐसा ले लें जो बेलनाकार हो। जैसे रॉड आती थी पहले एलईडी वाली, तो एलईडी रॉड से जो तरंगाग्र निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, वो कैसे फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल बेलनाकार फॉर्म में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे। तो यहाँ 3 तरंगाग्र को हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के बारे में। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था 1675 में, और जब ये तरंगक जो कणिका सिद्धांत था फेल हो गया, क्योंकि इनसे केवल 2 ही चीज़ों की व्याख्या हो सकी प्रकाश के गुणों में, वो था परावर्तन और अपवर्तन। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी कोई भी घटना एक्सप्लेन कणिका सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। तो 1678 में हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और वो सिद्धांत था तरंगिका सिद्धांत। अर्थात इसमें प्रकाश की किरणों को कणों के रूप में ना मानकर प्रकाश को एक तरंग माना गया था। क्या माना गया था, तरंग। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत। हाइगेंस ने बताया जो प्रकाश है वो एक तरंग है, और ये तरंग जब माध्यम में चलती है तो प्रकाश का संचरण माध्यम में होता है। मगर जब हाइगेंस ने तरंगिका सिद्धांत की खोज की थी तो उस समय केवल मैकेनिकल वेव्स को ही खोजा जा सका था, अर्थात यांत्रिक तरंगों को। जब इन्होंने तरंगिका सिद्धांत की खोज की थी तब केवल यांत्रिक तरंगों को ही ढूंढा गया था, अर्थात उस समय वैज्ञानिकों को केवल यांत्रिक तरंगों का ही ज्ञान था और किसी तरंगों के विषय में वैज्ञानिक नहीं जानते थे। और यांत्रिक तरंगों के बारे में हमने पढ़ा है, यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु हमने देखा था सूर्य से हम तक जो प्रकाश आता है वहाँ बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात है। तो ऐसी स्थिति में हाइगेंस के सामने प्रॉब्लम ये आई कि तरंगे हमारे पास यांत्रिक हैं और प्रकाश बिना किसी माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक आ जाता है, तो बीच में जब माध्यम नहीं है तो वो प्रकाश को तरंग के रूप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आखिर वो कैसे बताएंगे कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कैसे आता है। तो इसका उन्होंने एक हल निकाला था और उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की थी। उन्होंने माना एक माध्यम है ईथर जो बहुत हल्का है, इसका वजन भी कुछ नहीं है, बहुत हल्का माध्यम है और ये हर जगह विद्यमान है, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु हो, चाहे से बड़ी वस्तु हो, चाहे वो ब्रह्मांड हो, हर जगह ईथर फैला हुआ है। और ईथर को मानने का रीजन क्या था बताया आपको, क्योंकि यांत्रिक तरंगों की तभी खोज की गई थी, यांत्रिक तरंगों के अलावा किसी और तरंगों का ज्ञान नहीं था। और हाइगेंस ने तरंगों को मान लिया, प्रकाश को क्या माना, तरंग है, और प्रकाश जो है सूर्य से चलकर पृथ्वी तक आ रहा है, बीच में कोई माध्यम नहीं, तो बीच में वो उन्होंने माध्यम क्या कह दिया, ईथर। हाइगेंस ने माना कि एक ईथर है जो सर्वव्यापी का मतलब आप समझ सकते हैं कि हर जगह उपस्थित है, चाहे छोटी से छोटी जगह हो, चाहे बड़ी से बड़ी जगह हो, हर जगह ईथर उपस्थित है। और जो प्रकाश चलता है वो इस ईथर के माध्यम की सहायता से ही चलता है, अर्थात जो प्रकाश तरंगे चलती हैं वो इस ईथर माध्यम में ही गति करती हैं। मगर बात वही कि जब अगर प्रकाश तरंग है तो तरंग सिद्धांत के आधार पर जितने भी प्रकाश के गुण हैं उन सभी की व्याख्या की जानी चाहिए। परावर्तन अपवर्तन की तो व्याख्या आसानी से हो गई, समस्या आई किस चीज़ में, जो बाकी एक्सप्लेनेशन है जैसे विवर्तन है, व्यतिकरण है, इन सभी की व्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने अपने तरंगिका सिद्धांत में कुछ करेक्शन किए, और इस करेक्शन के बाद जो उन्होंने नया सिद्धांत दिया इसको नाम दिया गया हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। तो इस द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में उन्होंने कुछ बेसिक 3 पॉइंट दिए, और इन 3 पॉइंटों को समझना ही इस चैप्टर में सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट है।
पहला पॉइंट क्या था कि प्रकाश एक तरंग है और यह तरंग स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैलती हुई समान रूप से गति करने लगती है। ये तो बेसिक पॉइंट था। उन्होंने प्रकाश को तरंग माना था, तो इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो तरंग रूप में होता है और जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई किरणें निकलती हैं तो वो तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में फैलती हैं। एक तो बेसिक पॉइंट ये था। दूसरा इन्होंने बताया कि माध्यम में ईथर के कण सभी जगह उपस्थित रहते हैं। ईथर के जो छोटे छोटे कण हैं ये सभी जगह उपस्थित रहते हैं। तो जब तरंग चलती है और किसी दूसरे कण पर, एक स्रोत से तरंग निकली और स्रोत से तरंग निकलने के बाद जब किसी कण से टकराती है तो यह कण भी कंपन करने लगते हैं और जब ये कण कंपन करना शुरू करेंगे तो यह कण भी क्या होते हैं, नई तरंग का स्रोत बन जाते हैं। तो कंपन करते हुए कण से निकलने वाली जो तरंग होती है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, द्वितीयक तरंग। इसको क्या नाम दिया था, द्वितीयक तरंग। इन्होंने बताया कि स्रोत से जो प्रकाश की किरणें हैं वो तरंग के रूप में निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। चूंकि सभी जगह माध्यम ईथर उपस्थित है अतः ये चलने वाली तरंगें ईथर के छोटे छोटे कणों से टकराती हैं। जिन कणों से टकराती हैं वह कण भी कंपन करने लगते हैं। कंपन करते हुए कण एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं। मतलब इस स्रोत से तरंग निकली, इस कण से टकराई, इस कण ने भी कंपन करना शुरू कर दिया। अब ये कण कैसा व्यवहार करेगा, जैसे वह खुद एक प्रकाश स्रोत है और जब प्रकाश स्रोत है तो यह भी एक तरंगे निकालने लगेगा। तो किसी कंपन करते हुए कण से निकलने वाली तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। तो इन्होंने बेसिक 3 पॉइंट दिए थे द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में। अब हम समझेंगे द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या के बारे में। हम हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करेंगे। मान लिया यह कोई एक पृष्ठ है जो चिकना और चमकदार सतह वाला पृष्ठ है और यह पृष्ठ कैसा है, अपारदर्शी, अर्थात किरण इस पृष्ठ के पार दूसरी तरफ नहीं जा सकती। यह कोई AB तरंगाग्र है, यह तरंगाग्र समतल तरंगाग्र है और माध्यम में चल रहा है। यह तरंगाग्र चलता हुआ आता है और पृष्ठ पर आपतित होता है। तो सबसे पहले इस तरंगाग्र का बिंदु कौन सा यहां टच करता है, A वाला। ये तरंगाग्र यहां से चलता हुआ आएगा और सबसे पहले कौन सा पॉइंट यहाँ टच करेगा, A वाला। और हाइगेंस में बताया था कि जहाँ पर तरंग टच करती है वहाँ के कण कंपन करने लगते हैं और कंपन करते हुए कण एक नई तरंग को उत्सर्जित करते हैं जो माध्यम में आगे की ओर चलने लगती है। मान लिया इस माध्यम में जो तरंग है उसका वेग क्या है, v है। अब यह सबसे पहले A पॉइंट टच किया, जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ेगा इसके अन्य पॉइंट भी इसको टच करते जाएंगे और यहाँ से भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू हो जाएंगी और माध्यम में आगे की ओर बढ़ने भी लगेंगी। मगर इन तरंगिकाओं को हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ फिर ज़्यादा फिगर कंजेस्टेड हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो हम पहले पॉइंट और आखिरी वाले पॉइंट की ही यहाँ पर बात करेंगे। तो ये तरंगाग्र चला और चलते हुए सबसे पहले A पॉइंट से टच हुआ और A पॉइंट से तरंग निकलने लगी और माध्यम में आगे की ओर जाने लगी। A से स्मॉल t, जब A से तरंग निकली उसके स्मॉल t समय बाद ये B वाला तरंगाग्र यहाँ पर पहुँचा और पृष्ठ से संपर्क में आया। पहले ये AB वाला जो तरंगाग्र था वो यहाँ पर था, जब A टच किया तो यहाँ था और B वाला पॉइंट कहाँ था, यहाँ था। स्मॉल t समय बाद क्या हुआ, B वाला पॉइंट जाकर B डैश पर टच होता है, तब यहाँ से तरंग निकलने वाली होती है। ये AB तरंगाग्र चल रहा था, सबसे पहले A टच किया, A टच करने के स्मॉल t समय बाद इस B वाले ने यहाँ जाकर टच किया, तब यहाँ से तरंग निकलने वाली थी। परंतु A से निकली तरंग आगे निकल चुकी होगी। t समय में ये तरंग जो थी A से निकली थी वो अब कुछ आगे जा चुकी होगी। कितनी आगे गई होगी, तो
t समय था, v वेग था, तो कितनी दूरी तय की होगी, vt दूरी इसने अभी तक तय की होगी। तो हम क्या करते हैं, a बिंदु से vt दूरी का चाप लगाते हैं और ये हमें क्या मिलती है, इस a से निकले तरंग की स्थिति, अर्थात ये तरंग अभी कहाँ पहुंची होगी, a डैश पर, और इस समय b डैश वाले बिंदु से तरंग निकलने वाली होगी। तो तरंग निकलने वाली होगी तो हम इसको मिला देते हैं। ए बी तरंगाग्र गया था और ए डैश बी डैश तरंगाग्र यहाँ पर मिला है हमको। तो यहाँ से क्या हुआ, ए बी जो तरंगाग्र गया था ये परावर्तित होकर ए डैश बी डैश के रूप में आगे की ओर बढ़ने लगा, यहाँ से परावर्तन हो गया। अब यहाँ पर हमें बात करनी है कि परावर्तन के नियमों की व्याख्या करने की। तो ध्यान देते हैं, ए बी तरंगा कैसा था, समतल में था और ये सारी घटनाएं एक ही समतल में हो रही हैं। तो पहला नियम तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रूव होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल में होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इसके लिए हम पहले अभिलंब खींच लेते हैं आपतन बिंदुओं पर। यह आपतित किरण थी, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण आई बोलते हैं। यह कोण आई है तो इधर वाला कोण भी कितना होगा, आई होगा। अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे आर बोलते हैं, ये कोण आर है तो इधर वाला कोण भी आर होगा। अभिलंब हमेशा लंबवत होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 90 डिग्री का कर देंगे। ये हमारे दो त्रिभुज मिल गए, ए बी बी डैश। पहला त्रिभुज क्या है, ए बी बी डैश, व दूसरा त्रिभुज क्या है, ए डैश बी, ए डैश बी डैश। ये दो त्रिभुज मिल गए और इन दो त्रिभुजों में हम देखेंगे तो ए बी डैश कॉमन है। ए बी डैश क्या है, कॉमन है दोनों में, ए बी डैश बराबर ए बी डैश। समतल तरंगाग्र है तो ए बी बराबर होगा ए डैश बी डैश के, ए बी बराबर किसके होगा, ए डैश बी डैश के। और तीसरी चीज क्या है, कोण बी बराबर है ए डैश के, कोण बी बराबर है ए डैश के, क्योंकि ये कैसा है, 90 अंश। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या हुआ, तीन चीजें बराबर हो गई। आता है यह दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी बी डैश सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश के। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी सभी चीजें बराबर हो जाएंगी। तो इस वाले त्रिभुज का ये कोण क्या है, आई है, और इस वाले त्रिभुज का ये कोण क्या है, सॉरी ये कोण आर है। तो जब ये कोण आई है तो ये वाला कोण क्या है, आर, इसीलिए कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। पहला नियम तो हम प्रूव कर चुके थे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो ये पहले ही प्रूव हो चुका है। दूसरा नियम क्या था परावर्तन का, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करके सिद्ध कर दिया। अब हम बात करेंगे हाइगेंस द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या के बारे में। अब हम बात करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या की। यहाँ हमने एक पृष्ठ ले लिया है, ये माध्यम 1 है और इसमें प्रकाश की चाल v1 है, और ये दूसरा माध्यम 2 है, इसमें प्रकाश की चाल v2 है। पहले की तरह हमने मान लिया ये कोई एक समतल तरंगाग्र AB था और चलता हुआ यह क्या हुआ, पृष्ठ A पर आपतित, पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित हुआ। यह दोनों माध्यम पारदर्शी हैं, अर्थात प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता है। तो जब ये किरण A पर आई तो क्या हुआ, A से एक तरंग निकलने लगी और यह तरंग दूसरे माध्यम में आगे की ओर बढ़ने लगी। स्मॉल t समय बाद यह B वाला जो तरंगाग्र था यहाँ बिंदु B डैश पर पहुंचा t समय बाद, तब यहाँ से तरंगाग्र निकलने वाला था। सबसे पहले बताया था कौन टच करेगा, जब तरंगाग्र चलेगा A टच करेगा, उसके बाद सारे पॉइंट टच करेंगे और सबसे आखिरी में कौन सा टच करेगा, B पॉइंट। तो A भी तरंगाग्र चल रहा था, सबसे पहले वो कौन से पॉइंट पर टच होता है, A वाले पॉइंट पर टच होता है।
और जब ए वाले पॉइंट पर टच होता है तो यहाँ पर तरंग निकलना शुरू हो जाती है और माध्यम दूसरे माध्यम में आगे की ओर बढ़ने लगती है। परंतु टी समय बाद ये बी वाला पॉइंट कहाँ टच करता है, बी डैश पर टच करता है, तब यहाँ बी डैश से तरंग निकलने वाली होती है। इतनी देर में ये वाली तरंग कुछ आगे दूरी तय कर चुकी होगी। कितनी दूरी तय की होगी, तो माध्यम में चाल कितनी है v2 और समय कितना हो चुका है t, तो इसने कितनी दूरी तय की होगी, v2t दूरी तय की होगी। और इस v2t दूरी तय करने के बाद तरंग कहाँ पहुँची होगी, तो हम v2t दूरी का चाप यहाँ पर लगा देते हैं, तो हमें इसकी नई स्थिति a डैश का पता चल जाता है और यहाँ मिला देते हैं। तो ये हमारा ए बी तरंगाग्र अपवर्तित होने के बाद दूसरे माध्यम में ए डैश बी डैश पहुँच गया। इस माध्यम में चल रहा था, अब ये कहाँ पहुँच गया, ए डैश बी डैश में। ए चल चुका है, कितनी दूरी चल चुका है, v2t दूरी। मगर इतनी ही देर में जो बी वाला है वो बी डैश तक कितनी दूरी तय करके पहुँचा होगा, तो इसमें चाल कितनी थी, v1। समय कितना हो चुका है, t, तो इसने b से b डैश में इसने कितनी दूरी तय की होगी, b1t दूरी तय की होगी। फिर पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम अभिलंब खींच लेंगे। अभिलंब में क्या है, अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी ये कोण क्या होगा, r, आपतित किरण जो कोण बनाएगी ये क्या होगा, I। ये वाला कोण I है तो यहाँ वाला कोण भी I होगा और ये वाला कोण क्या होगा हमारा, R होगा। ध्यान रहेगा, ए बी तरंगाग्र चल रहा था, पृष्ठ पर आपतित हुआ, ए से किरण निकली और माध्यम में आगे की ओर बढ़ने लगी। स्मॉल टी समय बाद बी वाला तरंगाग्र कहाँ पहुँचा, बी डैश पर पहुँचा और यहाँ से किरण निकलने वाली थी। बी से बी डैश तक पहुँचने में इसने कितनी दूरी तय की, b1t दूरी, और ये तब तक कितनी दूरी तय कर चुका था, v2t। ध्यान रहेगा, ये आपतन कोण I आपका हो गया, ये अपवर्तन कोण R। तरंगाग्र लंबवत होंगे तो ये वाले कोण कितने होंगे, 90 डिग्री के। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी बी डैश से, त्रिभुज ए बी बी डैश से क्या होता है, यहाँ पर कोण कितना है, I है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, sin I। sin I बराबर क्या होता है, तो LAL बटे KA, लंब बटा कर्ण। लंब तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब भुजा का मान क्या है I के लिए, V1 इंटू टी, बटे कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो AB डैश, AB डैश। इसी प्रकार साइन R का मान निकालेंगे त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से साइन R का मान निकालेंगे। साइन R के लिए भी वही लंब बटा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसका मान कितना है, V2t अपॉन में कर्ण कितना, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये क्या हो जाएगा, AB डैश। यहाँ पर हमें अपवर्तन सिद्ध करना था, घटना को तो हमने सिद्ध कर दिया, अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करना है। तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो हमने यहाँ से पहले से ही एक ही तल लेकर चले हैं, तो इसको प्रूव ही नहीं करना, ये ऑटोमेटिक प्रूव है। दूसरा नियम क्या होता था कि साइन I बटा साइन R बराबर क्या होगा, नियतांक, और ये किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर। और अपवर्तनांक किसके बराबर होता था, माध्यम के वेग के बराबर, वेगों के अनुपात के बराबर। तो यहाँ हमें इस चीज को प्रूव करना है, दूसरा नियम प्रूव करना है। दूसरे नियम के लिए हमने साइन I और साइन R का मान पहले ही निकाल लिया है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1/2 से तो क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R बराबर, इनके मान डाल देंगे। तो साइन I का मान कितना है, ध्यान देंगे, V1t बटा AB डैश, और साइन R का मान कितना है, V2t बटा AB डैश। AB डैश और AB डैश कैंसल, स्मॉल t से स्मॉल t कैंसल, तो साइन I बटा साइन R किसके बराबर बचा, V1 अपॉन V2 के, और V1 अपॉन V2 किसके बराबर होता है, n के बराबर। तो ये भी पॉइंट हमारा प्रूव
हो गया कि साइन आई बटा साइन आर का अनुपात नियत होता है और यह माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या में पढ़ा हमने। अब जो हमने हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत की बात की थी, इस तरंगिका सिद्धांत को भी ज़्यादा समय तक स्थायी रूप से नहीं रखा जा सका क्योंकि इसकी कुछ कमियां थी। वैसे तो हमने देखा हाइगेंस ने अपने सिद्धांत के अनुसार परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि की तो व्याख्या कर दी थी, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनकी व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। और ऐसी घटनाएं वो कौन सी थी? तो एक तो ध्रुवण थी और दूसरी घटना थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो दो घटनाएं ऐसी थीं जिनको हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के अनुसार एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, और अगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो साफ साफ ये इंडिकेशन था कि हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत में या तो कोई कमी है या हमने जो सिद्धांत माना है यह सिद्धांत गलत है। तो हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत में कमी क्या थी? इसमें हमने ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसी घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कमी क्या थी? हाइगेंस ने बताया था कि एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर है। एक वैज्ञानिक हुए हैं माइकलसन मोर्ले, इन्होंने अपना अध्ययन किया और बताया कि वास्तव में ईथर जैसा कोई माध्यम विश्व में है ही नहीं, ब्रह्मांड में ईथर जैसा कोई माध्यम नहीं है। और जब ईथर जैसा माध्यम नहीं है तो जो इनका सिद्धांत इन्होंने ईथर के आधार पर एक्सप्लेन किया था यह भी कहीं कहीं गलत होता प्रतीत हुआ। तो यहाँ पर हमने आज एक पॉइंट पढ़ा था व्यतिकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे के वीडियो में हम इसी टॉपिक व्यतिकरण पर बात करेंगे। धन्यवाद।